हाँ, तो नया टॉपिक है हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको कि कभी कभी सेपोई म्यूटिनी बोला जाता है, लेकिन वो सही नहीं है म्यूटिनी। तो सेपोई म्यूटिनी, तो हम लोग वैसे थोड़ा सा बात को एक सिचुएशन समझ लेते हैं कि यहाँ पर इंडिया में जो यूरोपियन लोग आए तो किस ईयर में लैंड किए? हाँ, 1498। हम लोग को पता है कि 1498 में पुर्तगीज लोग आए थे। पुर्तगीज लोग के आने के बाद अंग्रेज लोग धीरे धीरे करके और भी यूरोपियंस आए और अंग्रेज लोग भी आए, और अंग्रेज लोग धीरे धीरे करके इंडिया में आए थे एज ए ट्रेडर, लेकिन वो धीरे धीरे टेरिटरी गेन करते चले गए। तो टेरिटरी गेन करते चले गए, तो हमारा एक जो माइलस्टोन है दैट वाज 1757। तो 1757 में क्या हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी से इनको बंगाल में एक फुटहोल्ड मिल गया। तो क्या बंगाल का शासन ये डायरेक्ट करने लगे 1857 से? 1757 के बाद क्या हुआ कि बंगाल के जो भारतीय राजा लोग थे, वो भारतीय राजा लोग अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए। उन भारतीय राजा को बोला जाता था नवाब। अब ये जो नवाब था, ये नवाब अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया, यानी कि अंग्रेज उसको गद्दी पर बैठा सकते थे और गद्दी से हटा सकते थे। 1757 में घटना हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि टाइम आया जब अंग्रेज लोग बंगाल का शासन सीधे सीधे अपने हाथ में ले लिए। कब? सीधे सीधे वो जो लिए अपना हाथ में प्रशासन, वो लिए 1772 में। 1772 में ये सीधा का सीधा प्रशासन अपने हाथ में ले लिए, नवाब को हटा दिए, बोले हम ही राजा। ठीक, 1772 में ड्यूअल गवर्नमेंट जो था वो हटा दिया गया। ठीक, तो 57 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, और यहां पर जो था वो एवोल्यूशन ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट, ये हटा करके सीधे सीधे अपने हाथ में शासन ले लिए थे। तो कौन हटाया था अंजलि? हाँ, वारेन हेस्टिंग जो हटा दिया था। तो ड्यूअल गवर्नमेंट कब शुरू हुआ था? 65 में हुआ। तो आगे यहां पर एक माइलस्टोन यहां पर लिख दे रहे हैं कि 1764 में बक्सर, 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और कंसिक्वेंट ड्यूअल गवर्नमेंट। एक और बात को रिपीट कर दे रहे हैं कि 1757 में एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंडियन जो अभी तक, इससे पहले भारतीय राजा लोग भारत पर शासन कर रहे थे, और 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुई, इसमें अंग्रेज लोगों का मदद से मीर जाफर नवाब बना। क्योंकि अंग्रेज लोगों का मदद से बना था मीर जाफर नवाब, इसीलिए वो उन पे डिपेंडेंट था। तो बंगाल के जो नवाब लोग थे वो अंग्रेजों पे डिपेंडेंट हो गए, और अंग्रेज लोग जब चाहे नवाब को हटा सकते थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक और लड़ाई हुई 1764 में। इसमें जो मुगल बादशाह था, वो मुगल बादशाह भी हार गया। उस मुगल बादशाह का नाम था नहीं, हम पता है। हाँ, उस मुगल बादशाह का नाम था शाह आलम II। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में मुगल बादशाह, जो कि नॉमिनल हेड था यहाँ के राजाओं का, जो इतना बड़ा हम इंडिया बनाए हैं, उस ये इंडिया थोड़ा सा इसको और भी एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि उस समय इंडिया का मतलब इंडिया
इंक्लूडिंग पाकिस्तान था। हाँ, तो हम जो ये मैपिंग कर रहे हैं अभी इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो उस समय जो इंडिया था, वो इंडिया जो था उस इंडिया का एक सजरन एक हेड होता था जिसका बोल दिए नॉमिनल हेड। वो उतना ताकतवर तो नहीं था, लेकिन एक परंपरा थी। उस परंपरा के कारण भारत के जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, वो बोलते थे कि हम लोग बादशाह के अधीन है, हम बादशाह के लिए राजा हैं या हम बादशाह के लिए नवाब। तो ये जो लोग थे, ये लोग मुगल बादशाह को एक नॉमिनल हेड तो मानते ही थे। तो सारा इंडिया का अगर हम बात करें तो सारा इंडिया का जो बादशाह था, हालांकि वो रियलिटी में तो स्ट्रांग नहीं था, लेकिन वो और बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब सुजाउद्दौला, अच्छा ठीक है, और अवध का नवाब जो है सुजाउद्दौला। तो बैटल ऑफ बक्सर में भारत का नाम मात्र का बादशाह शाह आलम टू का दूसरा नाम क्या था? हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ सही है, अली गौहर। तो बात यह है कि 1764 में एक लड़ाई हुआ था, उसको बोलते हैं बक्सर की लड़ाई। जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, उस बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज लोग शाह आलम टू और उसके दो नवाब मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, उसको हरा दिया। हम बोल रहे हैं शाह आलम टू और उसके दो नवाब। हम इस लैंग्वेज का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये लगे कि शाह आलम जो था वो हेड था, नाम का ही सही, लेकिन था हेड। बाकी जो दोनों थे उसके वैसे अधीन नहीं थे, ऐसा नहीं बोल सकते कि अधीन थे प्रैक्टिकली, लेकिन नाम के लिए उसको बोलते थे कि हम उसके अधीन हैं। तो ये तीनों मिलकर के अंग्रेजों से लड़े और अंग्रेज लोग इनको हरा दिए। तो अब हमको जानना यह है कि कौन अंग्रेज हराया? हेक्टर मुनरो। तो ये जो था, खैर हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो हरा दिया। हेक्टर मुनरो हरा दिया, क्लाइव तो उसके बाद आया ना। क्लाइव आकर के फिर क्या किया? हम लोग यहाँ पे हैं, एरिया के साथ बात कर रहे हैं, यहाँ पे हैं। इस जगह से एक जगह कैसे अंग्रेजों के हाथ में आया उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जो नवाब था मीर कासिम, वो भाग करके गया बक्सर। बक्सर में एक लड़ाई हुई। बक्सर में शाह आलम टू दिल्ली का बादशाह यहाँ पे आया हुआ था, भागा हुआ था वो भी। यहाँ पर यही का नवाब था सुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीनों मिलकर अंग्रेजों से लड़े। अंग्रेज लोग का जो कमांडर था, उस कमांडर का नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो इनको हरा दिया और हरा देने के बाद एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से बंगाल में टैक्स कलेक्शन का राइट मिल गया अंग्रेजों को। टैक्स कलेक्शन का राइट दिया कौन दिया? शाह आलम टू, क्योंकि शाह आलम टू के पास ही अथॉरिटी था देने का, क्योंकि वो तो पूरा इंडिया का राजा था। ठीक, तो वो टैक्स कलेक्शन का राइट इनको दे दिया। अब जो नवाब थे वो नवाब बंगाल के, भारतीय नवाब, वो भारतीय नवाब जो थे बंगाल का शासन देखते थे और टैक्स कलेक्शन जो करती थी वो कंपनी करती थी। ये जो था सिस्टम, इसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल मतलब कि टैक्स कलेक्शन कोई और कर रहा है, शासन कोई और चला रहा है, पुलिस वगैरह का काम कुछ और कोई और कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट। ये डुअल गवर्नमेंट को वारेन हेस्टिंग्स जो था वो 1772 में खत्म कर दिया। यहां से अंग्रेज लोग हमारे शासक बने, हमारे इस एरिया के भी, झारखंड के भी, क्योंकि बिहार इंक्लूडेड था। तो इस टाइम से मतलब अब ऐसा आप समझिए कि जैसे यहाँ के लोकल लोग हैं, उन लोगों को का कमांड अंग्रेजों के हाथ में आ गया, पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में, ठीक, क्योंकि शासन उनके हाथ में है। ठीक है, यहां से क्या हुआ, बंगाल से धीरे धीरे करके वो एक्सपैंड करना शुरू हुए। तो ये जो एरिया था ये अंग्रेजों का हुआ। इसके अलावे जो अवध था, थोड़ा कहानी हम लोग देख लेते हैं। जो अवध का राज्य था, अवध का राज्य जो था वो सुजाउद्दौला के डिसेंडेंट चला रहे थे। आजकल का लखनऊ का आसपास के एरिया, ठीक,
तो ये जो है अवध में सुजाउद्दौला के डिसेंडेंट शासन कर रहे थे, शासन कर रहे तो अंग्रेज लोग जो था इसको भी अपने कब्जा में ले लिया। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह को कौन हटाया था? वाजिद अली शाह को हटाया था डलहौजी, हटाया था ना। जब 1856 है तो डलहौजी ही होगा, ठीक है। तो वाजिद अली शाह को हटा करके अवध पे भी कब्जा लोग कर लिया। हम थोड़ा कंटेक्स्ट दे रहे हैं कि हालत क्या है, फिर उसके बाद आते हैं पॉइंट पे अपना। यहां पे क्या हुआ, ए एरिया जो था एरिया पर भी कब्जा कर लिया। उसी तरह से हम लोग देख रहे थे कि आफ्टर मैसूर वार्स अंग्रेजों का कब्जा इधर का भी कुछ एरिया पे हो गया था ना, इधर का एरिया पर भी कहीं कहीं राजा लोग भी थे, तो इसलिए पूरा ऐसे नहीं बना रहे, मतलब हार्ड लाइन से इस तरह का भी एरिया मिला। फिर मराठा वार्स हुए थे, तो मराठा वार्स में भी उनको कई सारा टेरिटरी मिल गया था। इस तरह से अंग्रेज लोग जो थे भारत का एक बड़ा हिस्सा पर कब्जा कर चुके थे। फिर आपको याद है कि यहां जो एरिया है यहां पर हैदराबाद का निजाम का शासन था। हैदराबाद का जो निजाम था ये अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, ठीक। आप समझिएगा, इंडिया को बना रहे हैं, इंडिया कैसा था वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अंग्रेजों के अधीन था, ये भी था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध। इधर में जो आजकल का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया है वो एरिया उनके कब्जे में था। कुछ एरिया आजकल कर्नाटक और केरल के आसपास का जो एरिया है, केरल को क्योंकि हमारा तो रिऑर्गेनाइज हुआ ना स्टेट्स, तो कुछ कर्नाटक का एरिया, कुछ केरल का एरिया भी इनके हाथ में था, महाराष्ट्र का एरिया भी इनके हाथ में था, कुछ राजा महाराजाओं को छोड़ करके। इसके अलावे हाल के ही दिनों में ये जीत लिए थे सिंध, जीते थे ना सिंध, याद होगा आप लोगों को, सिंध जीते थे। सिंध के अलावे जो था ये लोग पंजाब को भी जीत चुके थे। तो कुल मिलाकर के जो हम एरिया दिखा रहे हैं आपको, ये एरिया तो बहुत बड़ा एरिया जो था, यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा था। अब यहाँ पर कुछ कुछ हमको रेड बना देना चाहिए, रेड बना देना चाहिए, क्योंकि कुछ एरिया जो थे वो राजा महाराजाओं के थे। ये राजा महाराजा लोग जो थे वो, ये लोग अंग्रेजों से संधि किए थे और उस संधि के कारण ये लोग अंग्रेजों के डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उनका अधीन थे। तो संधि को क्या बोलते हैं? सब्सिडी अलायंस, ठीक। तो बुद्धा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। आफ्टर 1757 अंग्रेज लोग जो थे, अंग्रेज लोग बंगाल से होते हुए धीरे धीरे करके सारा इंडिया में एक बड़ा सा हिस्सा पे डायरेक्टली रूल कर रहे थे। डायरेक्टली, कोई इंडियन रूल में नहीं था, वो अंग्रेज लोग कर रहे थे। ताकत के बल पर यहां पर हरा दिए थे इंडियन लोगों को, और कई एरिया में इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे थ्रू द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस। यहाँ जो रेड बनाए हुए हैं, हम ये दिखाने के लिए बनाए हुए हैं कि बहुत सारे एरिया, हैदराबाद का निजाम का एरिया हो गया, राजस्थान का जोधपुर का एरिया हो गया, ये सब जो एरिया था, यहाँ पर जो शासन था वो शासन भारतीयों का था, राजा भारतीय थे, लेकिन वो अंग्रेजों के प्रोटेक्टेड थे। वो अपना सेना नहीं रख सकते थे और सेना जो थी वो ब्रिटिश सेना ही उनको प्रोटेक्शन देती थी। तो ये हालत थे, ये हालत थे। अब इस हालत को पैदा करने के लिए जिम्मेवार कौन थे? अंग्रेज। जीत कैसे गए? जीत गए वो इसलिए क्योंकि इंडियन सिपोही उनके लिए लड़ते थे। तो एक रेड एरिया और बना दे रहे हैं, ये रेड एरिया नेपाल का है, नेपाल के साथ भी उनका एग्रीमेंट था। तो इंडियन सिपाही, अंग्रेज लोग जो थे वो इंडियन सिपाही को ट्रेंड करते थे, और ये इंडियन सिपाही लोग ये
अंग्रेजों के लिए लड़ते थे। यानी बंगाल की जो सेना होगी, ये सेना ये चल जाएगी मैसूर और मैसूर में लड़ाई करेगी अंग्रेजों के अधीन और मैसूर को हरा देगी। इसका मतलब यह है कि ये फीलिंग कि हम भारतीय हैं और हम अपने भारतीयों पर अटैक नहीं करेंगे, ये फीलिंग एब्सेंट था। वो लोग यहाँ पे नौकरी करते थे, सिपाही लोग, और ये नौकर एज अ सर्वेंट जो मालिक जैसा आदेश देता था वैसा करते थे। ठीक, रोजी रोटी का सवाल है। तो वैसे कुछ लोग ऐसे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कहीं पर भी जो सरकारें जब जुल्म ढाती है, आप म्यांमार ले लीजिए, तो म्यांमार पर जब सरकारें जुल्म ढा रही हैं, तो जुल्म जिनको ऊपर ढा रही हैं उन्हीं के बच्चे सेना में भर्ती होकर एक्चुअली आके वहां पर जुल्म कई बार ढा रहे हैं। ठीक, थियानमेन स्क्वायर चाइना में जब थियानमेन स्क्वायर पर तोप चला था, तो तोप चलाने वाले उन्हीं घरों के बच्चे रहे होंगे जिन घरों के लोग विद्रोह कर रहे थे। तो ये जो है, ये नौकरी का भी एक चक्कर होता है कि हम नौकरी कर रहे हैं। ठीक, तो अब बात यह है कि हाँ, ये नौकरी कर रहे थे लोग, और ये लोग अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अंग्रेजों के शासन के कारण देश में ऐसे ऐसे चेंज हुए जिसके कारण से कई लोग नाराज थे। अंदर अंदर में ये नाराजगी जो था, ये रिस रहा था। तो राजा महाराजा लोगों का चला गया था राज, जमींदारों की जमींदारी चली गई थी, पुराने वाले जो जमींदार थे, क्योंकि नए नए जमींदार इंट्रोड्यूस किए थे। फिर कुछ मिलिट्री के एडवांटेज भी थे कि सेना भी नाराज देखकर मिलिट्री से पहले बात कर ले कि कुछ सोशल रिफॉर्म्स अंग्रेज ला रहे थे। ये सोशल रिफॉर्म्स ला रहे थे जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, जैसे विधवा विवाह को लीगलाइज करना। इससे लोग जो है वो डर रहे थे। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी का प्रचार हो रहा था। तो जो इंडियन लोग थे ये सोच रहे थे कि हमारा धर्म को ये लोग खत्म करने पर तुले हुए, हिंदू मुसलमान दोनों। जो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन था, 25% मुस्लिम एंड अराउंड 75%, बाकी अगर हम गिनना बंद करते तो 25-70 का रेशियो पकड़ ले, 5 को और इधर उधर रख लीजिए, तो 25-70 का करीब करीब रेशियो था ये हिंदू मुसलमान का, पॉपुलेशन का। ये दोनों ही नाराज चल रहे थे कि हमारा धर्म जो है वो खतरा में है। इन सब नाराजगियों के बीच हुआ क्या, 1857 का रिवोल्ट शुरू कर रहे हैं, वहां तक तो कंटेक्स्ट था। हुआ क्या कि सैनिकों को, खास करके बंगाल के सैनिकों को में नाराजगी बढ़ता चला गया, क्योंकि सैनिक जो थे वो इल पेड थे। सरकार कुछ ऐसे नियम बनाई थी जैसे उनका पहले का जो पेमेंट था वो कम हो गया था। जैसे कि उनको देश से बाहर जाके लड़ने पर पहले एक्स्ट्रा पैसा मिलता था, कुछ ऐसे नियम बना दिए गए कि आप देश से बाहर जाके लड़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा जनेऊ पहनने और कोई भी रिलीजियस सिंबल रखने में पाबंदी था। तो साथ ही साथ खाने पीने को लेकर के इंडियन लोग जो थे वो बहुत पर्टिकुलर थे कि दूसरा जात का छुआ नहीं खाएंगे। ये जो बैरियर्स थे ये अंग्रेज लोग तोड़ने लगे। देखिए, उस समय जो चीजें खराब दिखती थी, आज की नजर से देखे तो बड़ा अच्छा काम करके चलेगा, क्योंकि आज हमारी सेना में न ही दाढ़ी बढ़ाने और न ही जनेऊ पहनने, न ही अंगूठी पहनने, न ही ताबीज पहनने, किसी चीज का परमिशन नहीं है। ये अंग्रेज लोग जो परंपरा दे दिए, भले इस परंपरा के कारण विद्रोह भी हुआ, लेकिन ये परंपरा को इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यू की है, क्योंकि एक इक्वलिटी दिखता है इसमें। तो ये तो मतलब सोशल रिफॉर्म भी हो जाते हैं कई बार, भले ये रिस्क, इनके लिए रिस्क का काम था।
अगर वो उन चीज़ों को अगर प्रमोट किए होते, बनाए रखे होते, तो फिर हमारा रिफॉर्म करने में मुश्किल होता। या अगर हमारा देश आज़ाद होता, उस समय तक अगर विधवा विवाह का कानून नहीं होता या सती प्रथा का कानून नहीं बना हुआ होता, तो ये कानूनों को लागू करने में इंडिया को फिर हो सकता अभी हम लोग बात कर रहे होते विधवा विवाह का और सती प्रथा का। ठीक, तो ये जो था, ये चेंजेस जो है, वो चेंजेस वैसे आज की नज़र से पॉजिटिव थे, बट उस समय के लोग इतने एडवांस्ड नहीं थे, उनका थिंकिंग ऐसा नहीं था कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके। तो उस समय की जो मिलिट्री थी वो नाराज चल रही थी, वो नाराज चल रही थी। इसी बीच में एक अफवाह फैलने लगा। अफवाह क्या फैलने लगा कि आटा में हड्डी है। सेना में इस तरह का अफवाह फैलने लगा कि अंग्रेज लोग आटा में हड्डी मिला दिए हैं और हड्डी मिला करके हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। ये धर्म वाला जो मुद्दा था, ये बहुत ही प्रोमिनेंट था इस विद्रोह में, जिसका हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो धार्मिक रूप से ये नाराज चल रहे थे। तो ये नाराजगी चल ही रहा था, तब तक दूसरा न्यूज आ गया। दूसरा न्यूज ये आया कि एक नया राइफल इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल इस राइफल में जो गोली भरा जाता था, उस गोली को सील किया हुआ रहता था ताकि वो ह्यूमिड ना हो जाए। ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए वो सील्ड था। वो सील्ड था यानी एक कवर लगा हुआ था रैपर टाइप का। उस रैपर को दांत से काट के निकालना पड़ता था और दांत से काट के निकालने के बाद वो गोली भरा जाता था। तो दांत से काट करके जो रैपर को निकालते थे, उस रैपर में गाय का चर्बी था। पहले तो अफवाह उड़ा कि इसमें गाय और सूअर का चर्बी है, इसको अफवाह समझा गया। लेकिन ये सच्चाई था, जैसा कि कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियन अटेस्ट करते हैं कि यस इट वाज ट्रू। तो ये जो था इनफील्ड राइफल में जो बातें सिपाहियों को पता चली, वो हम लिख दे रहे हैं कि बीफ एंड, तो इसमें अफवाह ये उड़ी कि अंग्रेज लोग इसमें बीफ और पॉर्क का फैट मिलाए हुए। तो पहले से ही जो सिपाही लोग थे, ये सिपाही लोग पहले से ही एप्रीहेंसिव थे। एप्रीहेंसिव इस बात के लिए थे कि हमारा धर्म भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। धर्म भ्रष्ट करने में क्या लगे हुए हैं? धर्म भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं कि हम लोगों को समुद्र से बाहर भेजते हैं। तो समुद्र से हम लोग को बाहर भेजते हैं तो हमारा जाति खत्म हो जाता है, क्योंकि पुराना इंडिया में ऐसे ही होता था। तो पहले लोग अगर समुद्र क्रॉस करते थे तो वापस आते थे तो लोग उनको गांव से बाहर कर देते थे कि तुम अब विजातीय हो गया, अब अपना समझ लो, तुम गांव से बाहर। तो जाति हमारा खत्म कर ही रहे, जनेऊ नहीं पहनने देते हैं, और इसके अलावा हम लोगों को खाना पीना भी एक साथ खाना पीना पड़ता है। मेस में कौन खाना बनाता है इसका हम लोग को पता नहीं चलता है। इसके अलावा सती प्रथा, विधवा विवाह, क्रिश्चियनिटी का प्रचार, ये सबको माना गया कि ये हमारे धर्म पर हमला कर रहे। हमला करे तो हमला जो था थोड़ा थोड़ा था। अभी जो थोड़ा थोड़ा वाला हमला था उन लोगों के हिसाब से, अब तो सिर से ऊपर पानी बहने लगा है। अब 1857 में कि हम लोगों का आटा में लोग हड्डी मिला देते हैं और हम लोगों को मुंह में गाय का और सूअर का मांस लगाने बोलते हैं। हमारा ये लोग धर्म भ्रष्ट करा के ही छोड़ेंगे। ये वो जमाना था जिस समय कि हम हिंदू लोगों में अगर कोई बीफ खा ले तो उसको हिंदू लोग भगा देते थे, आज से तुम हिंदू नहीं रहा। तो उसके पास एक ही चारा होता था कि वो मुस्लिम बन जाए। हाँ, मतलब उस समय लोग गाय को लेकर के बहुत ही रिजिड थे, बहुत ज़्यादा। तो कहने का मतलब है कि अगर ये काट दी और गांव में हल्ला हो गया कि इनफील्ड राइफल का तो काटा है तो हो सकता है कि अब हिंदू ना रहे, और एक अपना जड़ से टूट जाना एक बहुत बड़ा लोगों के लिए झटका होगा। क्योंकि इस्लाम अपनाने के बाद कनेक्शंस बनाना,
वो एक जनरेशन लग जाएगा, क्योंकि इस्लाम अपनाने के बाद पूरी तरह से नया इन्वायरमेंट में सेट करना किसी के लिए भी, हिंदू से मुस्लिम बने या मुस्लिम से हिंदू, वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक नया जनरेशन जो पैदा होगा ना, वो ही ठीक से सेट कर पाएगा। जड़ें होती हैं तभी लोग माइग्रेट नहीं करना चाहते। हमारे इंडिया में अगर आप कितने कंट्रियाँ धनी बनी हैं, लेकिन आप जाएंगे तो हो सकता है आपको घर वापस बुलाए, लेकिन लोग जड़ों से कट के रहना नहीं पसंद करते हैं। वो भले लाख गरीबी है और दिक्कत है, मच्छर है, सब कुछ है, लेकिन लोग बोलेंगे नहीं मेरे अपने लोग वहीं पे हैं, लोग उधर उधर चले जाते हैं। एक आप लोग को अगर यंग एज में हो जाए ना तो ठीक है, बाद के एज में थोड़ा सा ये इशू है। एक एग्जांपल आप लोग को दिए भी होंगे कि अंडमान में एक लड़का था, आप लोग को बताए थे हम कि वो कुआं में गिर गया था। तो कुआं में गिर गया था तो पुलिस वाले, मतलब ऐसे तो लोग तो टच में नहीं रहते थे ना इंडियन लोगों का, लेकिन पुलिस वाले जैसे तैसे उस लड़का को निकाले और उसको इलाज कराने के हॉस्पिटल में ले गए। तो हॉस्पिटल में उसको हर तरह का सुख सुविधा था, खाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था, पंखा चल रहा था। मतलब वहां पर क्या था, वहां पे लोग कैसे रहते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। उसी प्लेटफॉर्म में सब कुछ होता है, किसी का अपना घर नहीं होता, पूरा कम्युनिटी का। जैसे 100 लोग होंगे ना, तो 100 लोग एक प्लेटफॉर्म बना देंगे, उसी पर सब सोएंगे। कोई फैमिली नाम का कोई चीज नहीं है, एनिमल एग्जिस्टेंस है उनका। प्राइवेसी तो भूल ही जाइए। इवन शादी भी हुआ है तो शादी भी हुआ तो उसी प्लेटफॉर्म में वो है, वैसा कुछ नहीं है कि उनको अलग कोई जगह दे दिया है। इस तरह का एग्जिस्टेंस है उनका। लेकिन वो लड़का को थोड़ा बहुत हिंदी सिखा दिया लोग वहां, तो जब ठीक हो गया ना तो बोला घर जाएंगे। कोई उम्मीद करेगा ना कि इतना मजा छोड़ करके क्यों जाएगा, लेकिन नहीं, वो गया वही सुअर मारने के लिए। ऐसे ही है हम लोग, मतलब जड़ हमारे बड़े मजबूत होते हैं। अच्छा खैर, वापस हमें पॉइंट पे आए। तो इसमें जो है, इसमें बोला गया कि गाय और सूअर का मांस है, और गाय और सूअर का मांस है, और इससे हिंदू मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है, हिंदू भी मुस्लिम भी। और ये इस रिवोल्ट का एक बहुत बड़ा खूबी है कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को फॉर्ज करने का बहुत जबरदस्त कोशिश हुआ, बहुत ही जबरदस्त, कि ये हिंदू मुस्लिम एकता रहे, क्योंकि जो शत्रु था वो बाहरी था। ठीक, अब बाहरी शत्रु चला गया है तो हम लोग आपस में निपट रहे हैं एक दूसरे को। तो हुआ क्या कि जो रिवोल्ट हुआ, तो रिवोल्ट का अभी मेन रिवोल्ट ही बता रहे हैं। छिटपुट वाला जो रिवोल्ट हुआ, वो रिवोल्ट हुआ बहरामपुर में। बहरामपुर कहाँ पता है ना, कहाँ? यस करेक्ट। तो बहरामपुर में हुआ। बहरामपुर में जो हुआ, ये लोग इनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर दिया। 19th नेटिव इन्फेंट्री, 19th नेटिव इन्फेंट्री, ये जो थे ये रिफ्यूज टू यूज इनफील्ड राइफल्स। तो इट इज नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब हाँ ठीक है, ये जो होती है पैदल से ना, ये हमारा हो गया इन्फेंट्री। तो 19th बटालियन का नाम है 19th नेटिव इन्फेंट्री। बहरामपुर में इनफील्ड राइफल यूज करने से मना कर दी। सेना में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको डिसबैंड कर दिया गया। सेना में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जहां कोई भी आदेश का उल्लंघन किया कहीं पर, तो उसको तुरंत हटाते हैं, या अगर उस ग्रुप में लोग अगर डिसओबे कर दे तो डिसबैंड कर देते हैं। क्यों? नहीं तो फैलता है बीमारी बहुत तेजी से। तो ये हो गया। और ये जो है फरवरी 57 का बात है, फेब 57। जो असली विद्रोह होगा वो मई 1857 में शुरू होगा। इसके बारे में बात करेंगे। मतलब जो मेन हमारा ये फोकस है। इसके बाद क्या हुआ कि बैरकपुर में एक इवेंट हुआ। यहां पर थे 34th नेटिव इन्फेंट्री, 34th नेटिव इन्फेंट्री। यहां का एक सोल्जर था, उसका नाम था मंगल पांडे। मूवी आप लोग देख लिए होंगे, मंगल पांडे। ये जो था, ये इनफील्ड राइफल इस्तेमाल करने से मना कर दिया, और ये अपना ऑफिसर पर गोली चलाया। इसको पकड़ लिया गया और इसको फांसी पर लटका दिया गया। तो ये घटना जो है
ये मार्च अप्रैल का है, मार्च अप्रैल। 8 अप्रैल को इसको फांसी पर लटका दिया गया। हैंग्ड। इसी तरह से एक और इवेंट हुआ था, 7th अवध रेजिमेंट, अवध रेजिमेंट, ये लोग जो थे वो मई में यही काम किए। मई 3 मई को यही काम किए और वही हस्र उनका भी हुआ, यानी उनको भी डिसबैंड कर दिया गया। अब क्या है कि कहानी जो है वो मेन रिवोल्ट की तरफ में बढ़ रहा है, मेन रिवोल्ट की तरफ में बढ़ रहा है। यानी कि बात है 24 अप्रैल 1857। 24 अप्रैल 1857 को 3rd नेटिव कैवेलरी इज घुड़सवार सेना, ठीक है। तो 3rd नेटिव कैवेलरी जो थी वो मेरठ में पोस्टेड थी। मेरठ, उस समय मेरठ को ऐसे लिखते थे, मेरठ। तो मेरठ में जो 33rd नेटिव कैवेलरी थी, ये 24 अप्रैल को ये रिवोल्ट कर दी। रिवोल्ट का कहना का मतलब डिसओबे करना शुरू कर दी, डिसओबे करना शुरू कर दी, यानी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे इस कारतूस को। तो इनमें से 9 मई को 9th में को इनमें से 85% को डिसमिस कर दिया गया एंड जेल्ड। फोर्स में जहां फोर्स का यूनिट होता है वहीं पर जेल होता है। तो 10 मई को इनको जेल में डाल दिया गया। हम लोग थोड़ा टाइमलाइन क्रिएट करते हैं, समझ में आएगा, ठीक। तो हमारा टाइमलाइन जो है वो इस तरह से है। हम लोग फेब से शुरू करते हैं, फेब 1857। फेब 1857 में हमें देख रहे हैं कि बहरामपुर में रिवोल्ट हुआ। फिर हम लोग देख रहे हैं मार्च अप्रैल, हम अप्रैल लिख रहे हैं, अप्रैल बरकपुर, बंगाल, ठीक। अप्रैल, मई में हम लोग देखें अवध, और मई में ही हम लोग जो मेन इवेंट अभी निकाल रहे हैं बाहर, वो है हमारा, या अप्रैल से शुरू करते हैं, मेन इवेंट यहाँ से निकाल रहे हैं। अप्रैल 24 हमारा एक डेट है, 24 अप्रैल, जब ये रिफ्यूज कर दिए मेरठ वाले। तो मेरठ वाले बड़े इंपॉर्टेंट है, मेरठ वाले रिफ्यूज कर दिए, और ये लोग मई का महीना में 9 तारीख को इनको जेल हुआ, और 10 तारीख को बिगिनिंग ऑफ ग्रेट रिवोल्ट। 10 तारीख को यहां से हम लोग जो है, यही है हमारा मेन जो 1857 का विद्रोह है, ये यहीं से शुरू होता है 10 मई से। 10 मई 1857 को, 9 मई को हम लोग ये देखे 9th में कि मेरठ के 85 सोल्जर्स को अंग्रेज लोग जेल में डाल दिए, उनको डिसमिस कर दिए और जेल में डाल दिए, 10 साल का जेल में डाल दिए।
एक्चुअली रिवोल्ट ना हो जाए इसके लिए सब काम किया जा रहा था, बाकी लोगों को डराने के लिए किया जा रहा था ताकि बाकी लोग भी समझ जाए कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा अगर आप रिवोल्ट करते हैं तो इसीलिए 85 लोगों को चुन करके और डिसमिस भी कर दिया जाएगा ताकि डर पैदा हो। लेकिन डर नहीं पैदा हुआ। 10 तारीख को ये लोग रिवोल्ट कर दिए, अपना अंग्रेज ऑफिसर लोग को मार दिए। जो फोर्स का अंदर का घुड़सवार सेना थी, रिपीट कर दे रहे हैं, घुड़सवार सेना थी ये, जो फोर्स के अंदर का जो जेल था उस जेल को तोड़ दिए। तोड़ करके अपना जो 85 लोग थे अपने जो जेल में थे उनको निकाल दिए बाहर। यानी फोर्स में पूरा काम रेडी हो गया, पूरा आपस में मतलब एकता स्थापित हो गई। हमेशा ही किसी फोर्स में ऑफिसर जो होते हैं बड़े कम होते हैं, सबको चेन ऑफ कमांड पे चलता है इस दुनिया में। जैसे कि हमारे घरों में हमारे फैमिली मेंबर में जो भी कमांड में है वो उसका सब बात मानते हैं, नहीं मानेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बस एक परंपरा होता है जो सब मानते हैं। फोर्स में भी ऐसे ही होता है, जो ऑफिसर होता है, ऑफिसर से कमांड निकलता है, वो धीरे धीरे करके वो सैनिकों पर जाता है। सैनिक बहुत बड़ी संख्या में होते हैं लेकिन फिर भी सब मानते हैं अपने ऑफिसर का बात। लेकिन यहाँ पे क्या किया, अपने ऑफिसर को, अंग्रेज ऑफिसर को मार दिए। मारने के बाद ये लोग जेल से बाहर निकले, जहाँ अपने दोस्तों को बाहर निकाले और यहाँ से वो घोड़ा में बैठे और 100 किलोमीटर दूर चल दिए दिल्ली। तो मेरठ का रिवोल्ट है, ये शुरू होता है और ये 100 किलोमीटर दूर ये दिल्ली चल दी। रात भर घोड़ा दौड़ाए और घोड़ा दौड़ाने के बाद सुबह सुबह 11 तारीख 11th में मॉर्निंग, रमजान का महीना था। बहादुर शाह जफर लाल किला के अंदर में उसका घर था। बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह था, वो अंग्रेजों का पेंशन लेता था। सुबह सुबह सहरी किया था। सहरी मतलब रमजान शुरू होने से पहले जो खाना खा लेते हैं उसको बोलते हैं सहरी। अच्छा, तो 11th में जो है, 11th में को सुबह सुबह वो बहादुर शाह जफर इन हिज 70s वो सहरी करके उठा था। तब तक देखा लाल किला के सामने में आवाज आया, हंगामा हो रहा है, हंगामा हो रहा है। जो सैनिक थे वहां घुस गए लाल किला के अंदर और उसको बोले कि ये अंग्रेज लोग जो है ये हम लोगों को सुअर और गाय का चर्बी लगा हुआ कारतूस मुंह में लगाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान दोनों को ही का ही धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम आपका समर्थन लेने के लिए यहाँ पर आए। तो बहादुर शाह जो था वो बहादुर शाह थोड़ा कंफ्यूज था इस सेंस में कि बादशाह बनने का उसको इच्छा तो था कि हम बादशाह बन जाए फिर से, क्योंकि अभी तो पेंशन लेता था, लेकिन उसको डर भी था कि अगर रिवोल्ट को कुचल दिया गया तो फिर मेरा क्या होगा। तो ये दोनों ही बातें थी, एक तरफ में कि रिवोल्ट को लीडरशिप दे दे, लीडरशिप का नाम देना था उसको, लीडरशिप कुछ नहीं देना था उसको, नाम देना था, अपना नाम ही इंपॉर्टेंट था। नाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो है बहादुर शाह का नाम मिल जाता, मुगल बादशाह का नाम मिल जाता, तो सारा इंडिया में उसको लेजिटिमेसी मिल जाता, वही लेजिटिमेसी जो अंग्रेज लोग दीवानी लेकर के लिए थे, हाँ सालमटो से, तो उसको लेजिटिमेसी मिल जाता। तो ये कंफ्यूज्ड तो था, पेंशनर भी था अंग्रेजों का, लेकिन इसके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि सामने में सैकड़ों सैनिक घोड़ा लेकर के और गन लेकर के खड़े थे, तो रास्ता कुछ नहीं था। और ये जो था ये एक्सेप्ट किया कि हम इसको लीडरशिप देते हैं और यहां से वो लेटर निकाला सारा इंडिया के राजा महाराजाओं को कि मेरे नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ है, तो आप लोग इस विद्रोह को समर्थन दें, अंग्रेजों को हम बाहर निकाल करके और भारत का एक फेडरेशन बनाएंगे। तो ये जो था ये इस तरह से 11 तारीख को सुबह सुबह ये जो था ये पैन इंडिया कैरेक्टर ले लिया। पैन इंडिया मतलब कि एक भारतीय कैरेक्टर ले लिया। खैर हुआ क्या कि इस लेटर का असर हुआ।
एक सप्ताह तक तो न्यूज फैलने में टाइम लग गया। आपको पता है वो जमाना तो न्यूज का था नहीं, धीरे धीरे फैलता था। एक सप्ताह न्यूज फैलने में लग गया। जैसे जैसे राजा महाराजाओं को पता चला कि बहादुर शाह इसको समर्थन दे दिया है, वैसे ही वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ में खड़े होने लगे। इसलिए खड़े होने लगे क्योंकि पहले राजा लोगों का राज होता था, ये राज जो था अंग्रेज लोग छीन लिए थे। उनको लगता था अगर बहादुर शाह को अपना राज मिल जाता है तो उसके अधीन रह के हम लोग को भी अपना राज मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग तो बहादुर शाह या मुगलों के अधीन में भी हम लोग अधीन तो थे नहीं, हम लोग तो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट थे। तो अगर उसको राज मिल जाएगा, अगर वो बादशाह है, तो हम भी उसके नीचे में नवाब और पेशवा बन करके हमारा भी काम हो जाएगा। तो जो भारतीय राजा लोग थे वो एक एक करके विद्रोह करते गए, और ये जो भारतीय राजा लोग थे ये लोग बहादुर शाह को के नाम पर विद्रोह किए कि बहादुर शाह के तरफ से हम रिवोल्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इस टाइम में जो मुगल जो अथॉरिटी था, वो अथॉरिटी का इंडिया के लोगों के दिमाग में कितना असर था ये भी पता चलता है। जिस मुगल का चैप्टर एनसीईआरटी से हटाया जा रहा है, ठीक, उसका अथॉरिटी बताता है कि इंडिया के लोग, क्योंकि इसमें आपको लेटर हिंदू मुस्लिम सब दिखेंगे, और ये सारे लोग बहादुर शाह के नाम से एलिजेंस ले रहे हैं। तो मतलब इतिहास से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। एनसीईआरटी का चैप्टर हटा देने से ये सब नहीं खत्म हो जाएगा, और ये देख करके पता चल जाएगा कि क्या अथॉरिटी रहा होगा मुगल सम्राट का। खैर, तो ये और भी अच्छा, तो ये लोग पहुंच के मेरठ से दिल्ली की जो लोकल बटालियंस थे, लोकल बटालियन से विद्रोह कर गई, और दिल्ली में अंग्रेज लोगों को मार डाला गया, और दिल्ली पर पूरी तरह से विद्रोहियों का कब्जा हो। तो दिल्ली was under the control of the rebels। अंग्रेज लोगों का अथॉरिटी खत्म होता है। 3 महीना तक, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीना तक ये भारतीयों के शासन में रहा दिल्ली। यहां से विद्रोह जो था वो बड़ी तेजी से चारों तरफ फैल गया। तो मुद्दा एक क्वेश्चन उठाएंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिपाही विद्रोह था? ऐसा क्वेश्चन कभी कभी उठता है कि क्या ये सिपाही विद्रोह था। ये जो था ये केवल सिपाही विद्रोह नहीं था। यस, इट वाज स्टार्टेड बाय द सेपोइस, लेकिन रियलिटी में ये जन विद्रोह था, क्योंकि लोग जो थे, जहां भी बटालियंस थी, उन बटालियन के विद्रोह में लोग भी शामिल हो गए। बटालियन के पास गन था तो लोगों के पास भाला था, लाठी था, फरसा था, ये सब इंस्ट्रूमेंट थे, और तीर कमान, ये सब लेकर के वो सिपाहियों के साथ लड़ने लगे। सिपाहियों का साथ हो लिए और अंग्रेजों के ऊपर अटैक करने लगे। पोस्ट ऑफिस पर अटैक होने लगे, टेलीग्राम के ऑफिस पर अटैक होने लगे, डीसी ऑफिस पे अटैक होने लगे, सरकारी ऑफिसर्स पर अटैक होने लगे, और पूरा का पूरा अथॉरिटी खत्म करने में जितना सिपाहियों का हाथ था उतना ही लोगों का भी हाथ था। इट टुक द शेप ऑफ पॉपुलर रिवोल्ट। जनता का विद्रोह हो गया। ये सिपाही का विद्रोह स्टार्ट हुआ था और जनता का विद्रोह हो गया। जहां पर बटालियंस नहीं थी, सेना के बटालियंस, वहां के लोग विद्रोह कर दिए। तो इस तरह से इट टुक पॉपुलर कैरेक्टर। तो पीजेंट्स, जमींदार्स, आर्टिसंस, मौलवीज, प्रीस्ट, old nobles, all revolted। एक हमारे पास एक डेटा है कि अगर अवध में अगर बात करें तो अवध में कुल मिलाकर के 1.5 लाख लोग मारे गए थे, 1,50,000 अवध का रिवोल्ट को कुचलने में। इसमें से 1 लाख तो सिविलियन थे। तो इससे पता चलता है कि सिपाही विद्रोह नहीं था केवल, इसमें जनता का साथ था। लोग जो थे इसी मौका का यूज करके मनी लेंडर्स पर भी अटैक किए, और जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको जला दिए। मतलब जो कुछ भी ब्रिटिश शासन से एसोसिएटेड माना जाता था उस पर अटैक हुआ। मनी लेंडर्स को भी ब्रिटिश शासन से एसोसिएटेड माना गया तो उन पर अटैक हुआ। सितंबर
में तक में दिल्ली तो वापस मिल गया था अंग्रेजों को, लेकिन हाँ पहला 3-4 महीना जो था अंग्रेजों के लिए लगभग पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया से अंग्रेज लोग का अथॉरिटी गायब हो चुका था। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट एंड लीडर्स